सक्सेसफुल एक होता है कि ओहदा ले लो और उसके बाद आप करो या ना करो, वो गलत है। मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर जो ओहदा लेना है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, या तो करो उसमें बिल्कुल भरपूर तरीके से, या तो उस ओहदे को पकड़ो नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बोलता हूँ कि इतने दायित्व मिले, कई लोग देखो शिकायतें करते हैं। मुझे लगता है शिकायतें करने से अच्छा है प्रैक्टिकल वे में काम करो, फील्ड में काम करो, 24/7 जो है एक तन मन धन से काम करो, पैशन से काम करो, हार्ड वर्किंग करो, हानेस्टी के साथ चलो, तो दायित्व तो अपने आप आएंगे मेरे हिसाब से। मैंने आए दिनों में देखता हूँ कई सारे लोग बोलते हैं नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं सुनता, एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं सुनता, हमारी बात ये नहीं सुनता। बड़े प्रश्न एक ना जो प्रश्न करते हैं, मुझे लगता है प्रश्न करने से प्रैक्टिकल काम करो। जो प्रैक्टिकल काम करेगा, जो फील्ड में जाएगा, मुझे लगता है हर कोई सुनता है। आप प्रैक्टिकल वे में काम तो करो, जाओ। अगर जाने के बाद आपको लगता है कि ये हमारा काम नहीं हुआ, तो फिर वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, प्रैक्टिकल वे में काम कम है। हमें प्रैक्टिकल वे में काम करना चाहिए। जितने लोगों की समस्याएं, बड़े सारे, मैंने बोला गरीब, वंचित, कैसे शोषित, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे वोट तो देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या। लेकिन उसी के लिए एक लीडर होता है, एक एरियाज़ का लीडर होता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, कोई भी हमारी पार्टी के हिसाब से शक्ति केंद्र इंचार्ज है, कोई भी, उसको लीड करना चाहिए। अपने लोगों को लीड करो, जाओ, बात सुनाओ, अपने हाई कमांड तक बात सुनाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में बात सुनाओ, काम होते हैं। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। मैं हूं अमित और आज हम सबके बीच में उपस्थित है एक युवा चेहरा जिन्हें आप हर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक काम में हमेशा अग्रसर होते हुए देखेंगे। और व्यूअर्स, इनकी जो सबसे खास बात जो इन्हें सबसे अलग करती है वह इनका पहनावा है। भगवा रंग का एक कुर्ता, उसके बाद लंबी दाढ़ी और माथे पे तिलक। ये इन्हें सबसे भीड़ में डिफरेंट दिखाता भी है और इनकी पर्सनालिटी की तरफ लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। राजनीति में आज सक्रिय हैं और किस तरीके से इनका राजनीति का सफ़र शुरू हुआ और इनके व्यक्तिगत जीवन के जानने का भी प्रयास करेंगे। आप हैं श्रीमान अशोक जी और भाई साहब के पास भाजपा में क्या दायित्व है और कहाँ से जर्नी हुई ये खुद ही बताएंगे। परंतु मेरा पहला प्रश्न यही होगा आपके अटायर को लेके कि जैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, भगवा रंग का आपने कुर्ता पहना है, लंबी दाढ़ी है और तिलक माथे पे है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और कैसे आपने सोचा कि मेरा अटायर यही होगा? धन्यवाद अमित जी। मेरा नाम अशोक भगत है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी ज़िला महामंत्री हूँ। मेरा स्थान जो है, मैं मूल स्थान खैनी का रहने वाला हूँ। तो अभी जैसे कि आपने ये बताया कि ये जो आपने ये लुक जो है, इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है, उस तरह का कुछ नहीं, बस जस्ट एक खुद से ही लगा कि इस तरह का एक अपना पहनावा होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक जो वेशभूषा है उस तरह से हमने जो है इसको अपनाया। बाकी कोई इतना वो नहीं है कि एक इंस्पिरेशन उस तरह का कुछ नहीं है, बस जस्ट ऐसे लगा कि हमारा जो सांस्कृतिक पहनावा है, हमारी जो सांस्कृतिक सोच है, उसको लेके जो है हमने ये वाला पहनावा जो किया है। बट ये बहुत कम लोग जो हैं हमें इस पहनावे में दिखते हैं, खासकर राजनीति के फील्ड में। चलो आगे बात करेंगे। बचपन के बारे में कुछ चीज़ें बताइए कि बचपन कैसे रहा, कैसे बीता, परिवार में कौन कौन है और राजनीति की तरफ फिर कैसे आए आप? जी, मैं परिवार की बात करूं तो हमारे परिवार में हम 5 लोग हैं और अभी तीनों जो भाई हैं उनकी शादी हो गई, तो अब 8 लोग हो गए और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर बात करें बेसिक, अगर शिक्षा की बात करें तो 10th क्लास हमने जो खैनी हैप्पी होम हाई स्कूल से की 2006 में, और उसके बाद 12th की शिक्षा जो है वो वाइज हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से 2011 से हमने जो है पास आउट किया। और उसके बाद मास्टर जो है इंग्लिश में जम्मू यूनिवर्सिटी से किया और बीएड उसके बाद जो है बीएड किया हुआ है। तो ये जो है अपना एक जो एजुकेशन में बात करें कि फैमिली की, तो फैमिली कोई इतना बड़ा वो तो है नहीं कि ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए बच्चों की पढ़ाई जो है माता पिता ने की और पढ़ाई में सारे तीनों भाइयों ने जो है
मैंने जैसे मास्टर किया वैसे दूसरे भाई ने भी एमए इंग्लिश और बीएड में जो किया उसने भी, और तीसरे भाई ने इंजीनियरिंग की। तो वहीं से चलते चलते एजुकेशन में अब घर वालों का भी एक सोच होती है कि बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो अब कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, जॉब करके जो है अपना घर परिवार चलाएंगे। तो उसी टाइम में जैसे एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। न्यू स्टैंडर्ड स्कूल जो है खलैनी में हाई स्कूल है, वहाँ पे 2 साल जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद हैप्पी होम हाई स्कूल है, वहाँ पे 1 साल जो है स्कूल में पढ़ाया। और साथ साथ में जो है ये एग्ज़ामिनेशन की भी, ये जो जॉब एग्ज़ामिनेशन जो है उसके लिए भी तैयारियाँ की। मैंने सब इंस्पेक्टर का जो है फार्म भरा, फिज़िकल जो है वो ग्राउंड वगैरह सारा क्लियर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद टीचर लाइन में भी मेरा 1-2 बार हुआ, लेकिन वाइवा में रह गए। तो वो सारी चीज़ें तो रह गई, लेकिन उसके साथ साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना जो है कंटिन्यू रहा। प्राइवेट स्कूल में 3-4 साल जो है पढ़ाया। लेकिन वहाँ से एक सोच थी कि खुद से कुछ करना है, खुद से जो है एक आत्मनिर्भर बनना है, खुद से जो काम करना है। पहले से एक इंटरेस्ट था तो बिज़नेस की ओर चले। बिज़नेस की एक शुरुआत की, छोटी सी एक दुकान जो है खलैनी में मैंने रेडीमेड गारमेंट्स की शुरू की। और वो छोटी सी दुकान अगर बात करें तो मुझे लगता है 7x7 की एक छोटी सी दुकान थी। और घर वाले जो थे वो ये चाहते नहीं थे कि ये बिज़नेस की ओर जाए। ये कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई की है, एमए बीएड किया हुआ है, तो कोई ना कोई जॉब करें, अच्छा जो है कोई जॉब की ओर जाएं। लेकिन इंटरेस्ट ठीक है वहाँ की ओर भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ मैंने पहले ही बताया कि हमारी फैमिली जो है एक मिडिल क्लास फैमिली थी, एक छोटी सी जॉब थी पापा की, तो उस तरह से कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन क्या है कि एक प्राइवेट बिजनेस की ओर भी जो है मूव ऑन किया। स्कूल में जो हमारे गुरु हुआ करते थे, उनने बताया कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, तो आप जॉब की ओर चले जाओ, तो ये क्या प्राइवेट बिजनेस की ओर। लेकिन मैंने फिर से अपने मन में ठान लिया कि नहीं, बिज़नेस करेंगे। तो बिज़नेस की ओर बढ़े। एक जो है रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप जो है खलैनी में खोली, और उसके बाद बिज़नेस में बिल्कुल मेहनत की, पूरी ताबड़तोड़ मेहनत की, बिल्कुल रात दिन लगे रहे। उसके बाद बिज़नेस को टॉप पीक पे पहुंचाया। फिर 1 दुकान से 2 दुकान, 3 दुकान, वैसे वैसे करते 4-5 जो है रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप जो है खलैनी में स्टार्ट की। और फिर अपने भाई जो थे उनको भी सेटल करवाया वहाँ पे, वो भी आज बिज़नेस कर रहे हैं खलैनी में, जो अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। जी, ये रही आपकी जो एजुकेशन, और उस तरीके से आप फिर बिजनेस लाइन में जो है वो कैसे आए। जब इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा था तो राजनीति की तरफ इंटरेस्ट कैसे आपका बढ़ा, उसके बारे में क्या? जी, जी, बिल्कुल। ये जब मतलब बिज़नेस में कंटिन्यू रन कर रहे थे, तो उसी वक्त क्या था कि जैसे हमारे कुछ, हम देखते थे कि जैसे हमारे कुछ नेता लोग जो थे, मान के चलो कि कभी कोई रैली करनी है या बाइक रैली है या कोई उस तरह की जो है पार्टी की तरफ से रैलियां जो हैं होती थी उस समय में। तो उस समय में क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 2-3 साल प्राइवेट जो है स्कूलों में पढ़ाया, और उसके बाद एक अपना बिज़नेस रन जो किया, तो युवाओं के साथ एक क्लोज इन टच था, लड़कों के साथ बातचीत रहती थी, लोकल जितने भी थे उनके साथ बातचीत रहती थी। तो जब भी कोई इस तरह की रैलीज़ वगैरह, कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं, घर से कोई ऐसा है ही नहीं कि जो नेता हो, या कोई हमारे इलाके से कोई इतना बड़ा नेता जिसको हम देख के उसके पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है कि एक युवाओं के साथ इन टच थे। तो कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, कभी बाइक रैली है या कभी कोई उस तरह की कोई रैलीज़ वगैरह होती थी, तो बस एक जस्ट क्या है कि मान के चलो जो लोग जैसे हमारे यहाँ पे पार्टी में होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं या कोई मंडलों के कार्यकर्ता हैं, तो वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई इस तरह की रैली, पहली रैली अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी पहली रैली मैंने सबसे पहले जो है ज्वाइन की थी, और उसी समय मैंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की हुई थी। तो उस समय जो मैं खलैनी में था, युवाओं के साथ इन टच था, तो हमें बताया गया कि एक जो है बाइक रैली ऑर्गेनाइज की गई है जो मल्होरी से निकलेगी और हम्बल तक जाएगी। तो उसमें उन्होंने मुझे भी बताया कि आप भी जो है कुछ लड़कों को जो है बाइक रैलीज़ में लेके आएंगे। तो था संपर्क वगैरह ये हो, तो हमने भी कोशिश की, 20-30 बाइकें जो है खलैनी से जो है ऑर्गेनाइज तैयार की, और उसके बाद हम बाइक रैली लेके जो है यहाँ से हम्बल की ओर बाइक रैली लेके चले गए। वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हमने पहली बार देखा। वहाँ पे उनने अपना जो भी संबोधन था वो सारा कुछ किया, और वहाँ पे पहली बार मैंने जो है ज्वाइन जो है हम्बल में किया हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के मंच से।
तो उसी तरह अगर ये बात करें कि राजनीतिक कैरियर जो है, तब भी सोच नहीं थी, ऐसे जस्ट एक इंटरेस्ट के लिए बाइक रैलीज़ में चले जाते थे। कभी कोई दूसरी रैली, एक बार एमएलए साहब जो शक्तिराज परिहार साहब हैं वो आ रहे थे, तो किसी ने हमें बताया कि आज बाइक रैली जो है पेट्रोल पंप खलैनी से लेके डोडा तक है, तो उस दिन भी बाइक रैली में चले गए। तो ऐसे ही बस जस्ट एक कोई उस तरह का एक पॉलिटिकल सोच नहीं, जस्ट एक बाइक रैलीज़ में जाना है, एक सोच कि हाँ जी हम भी ये करेंगे, तो उस तरह से चलते गए। फिर वैसे क्या हो गया कि आस्ता आस्ता लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा। लोगों का जब वो देखने लगे कि हाँ जी ये बाइक रैलीज़ में जा रहे हैं, आगे थोड़ा थोड़ा जो है एक पुश ऑन जो है लोगों की तरफ से मिल जाता है। तो उसके बाद पीआरआई के जब चुनाव आए, पीआरआई सबसे बड़ा मूव ऑन जो है वहाँ से कि पीआरआई के जब चुनाव आए, तो मुझे तो कोई इस तरह का नॉलेज था नहीं कि पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, डीडीसी क्या होता है। लेकिन क्या है कि मुझे मेरे गांव वाले लोग जो है उनने काफ़ी भरपूर सहयोग किया, सपोर्ट किया, और उनने बताया कि आप जो है वार्ड मेंबर का चुनाव जो है यहाँ से लड़ेंगे। तो सभी ने एक अच्छा सपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और वो जीता। और उसके बाद चलते गए। फिर पार्टी ने भी देखा कि एक लड़का है जो बाइक रैलीज़ में चल रहा है या किसी रैलीज़ में चल रहा है, तो मुझे सबसे पहले जो है पार्टी में दायित्व जो है वो युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष जो है, मंडल खलैनी से मुझे युवा मोर्चा का प्रधान जो है पार्टी द्वारा बनाया गया। तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। जब मुझे ये चीज़ बताई गई कि आपको युवा मोर्चा अध्यक्ष बनना है, तो मेरे लिए वो एक इतना बड़ा वो था कि मैं कैसे करूँगा, मैं इतना बड़ा मंडल एक ब्लॉक कैसे चला सकता हूँ। लेकिन सोचा कि नहीं, अगर बोला है तो करेंगे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप हॉनेस्टी से, आप डेडिकेशन से, आप हार्ड वर्किंग से, आप अगर पैशन से किसी भी फील्ड में आगे चलोगे तो आप उस चीज़ में पक्का आगे ही बढ़ते रहोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते हमने काम किया। उस समय में ऐसा होता था कि जब भी कोई लीडर आया, जब भी कोई ऐसी कोई रैलीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो हमने खुद से कुर्सियां उठा के, खुद से जो है सामान उठा के जो है वहाँ पे रैली ऑर्गेनाइज करवानी है। कभी हमारे एमपी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कभी एमएलए साहब शक्तिराज परिहार साहब जी, कभी हमारे जम्मू से जो उच्च अधिकारी आते थे, तो हम रैलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे खुद कुर्सियां उठा के। इस तरह से एक जो है पॉलिटिकल उस वे में, पूरे उसमें नहीं, लेकिन जस्ट लाइक एक शुरुआत हो गई। और उसके एक नॉर्मल कार्यकर्ता के थ्रू जो है उसमें एक शुरुआत हो गई। और उसमें अगर आगे की बात करें तो फिर क्या रहता है कि एक तो मैंने बताया कि गाँव का सपोर्ट होना चाहिए, अच्छे साथी होने चाहिए, और अच्छे लीडरों का एक जो है आशीर्वाद होना चाहिए। चलते गए आस्ता आस्ता। क्या है कि एक टाइम रात के वक्त जो है मुझे कॉल आया, युवा मोर्चा अध्यक्ष तो थे, उसके बाद रात के वक्त मुझे कॉल आया, मुझे लगता है 10:30-11 बजे के बीच में एमएलए शक्तिराज परिहार साहब की तरफ से एक कॉल आया, नहीं जी आपको जो है अब ज़िला की जिम्मेवारी दी जा रही है, ज़िला में आपको एससी मोर्चा का अध्यक्ष जो है बनाया जा रहा है। तो मुझे तो वो भी एक, मैंने बताया पहले कि हम न राजनीतिक कोई हमारा बैकग्राउंड है, न राजनीतिक कोई, तो एकदम से कोई अगर इस तरह की बात करे तो लगता है कि यार हम कैसे करेंगे। ठीक है, जब उनने बताया मैंने बोला ठीक है, क्योंकि पार्टी का जो आदेश है, फिर हमने सोचा कि अब जो भी आदेश होगा वो करना ही करना है। तो उन्होंने जब उस तरह बीजेपी एससी मोर्चा का मैं ज़िला अध्यक्ष बना, जब ये मेरे लिए ये भी एक नया तजर्बा था। उस तजर्बे को अगर सक्सेसफुल, एक होता है कि ओहदा ले लो और उसके बाद आप करो या ना करो, वो गलत है। मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर जो ओहदा लेना है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, या तो करो उसमें बिल्कुल भरपूर तरीके से, या तो उस ओहदे को पकड़ो नहीं। तो जब ज़िला अध्यक्ष का मुझे एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड तो था नहीं पॉलिटिकल, तो रात को मैं पूरी रात जागता था, संपर्क करने, जितने संपर्क उतने संपर्क करने, हर गांव में संपर्क करने, एक अच्छी टीम को खड़ा करने की सोची। अच्छी टीम खड़ी करते करते जो है उसमें टाइम लगा, लेकिन एक अच्छी टीम हमने ज़िला की जो है एससी मोर्चा की बनाई, मंडलों की बनाई। और आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी होती है कि उसमें हमारी जो ज़िला कार्यकारिणी जो है मोर्चे की जब हुई, तो पहली बार हमारे डोडा में इतनी बड़ी कार्यकारिणी जो हमने पार्टी ऑफिस में की। और उसी के चलते चलते फिर एससी मोर्चा को हमने जो है उसमें कोशिश की कि एक अच्छे से इसको रन किया जाए, पूरी तन मन के साथ, धन के साथ, एक ही सोच में चले गए कि हम इसको अच्छे से करेंगे। और उसमें भी मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी महसूस होगी कि एक हमारे नेशनल लेवल के महामंत्री तरुण चुग जी, उनका एक प्रवास था, और मुझे बताया गया कि यहाँ पे आपने जो है किसी एक मोर्चे का सम्मेलन करवाना है। तो मैंने बोला कि एससी मोर्चे का ही सम्मेलन करवाएंगे। लग नहीं रहा था कि एससी मोर्चे का सम्मेलन हो सकता है इतना बड़ा, लेकिन मैंने बोला करना ही करना है।
पार्टी कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था। और यकीन मानोगे हज़ारों की संख्या में एक बहुत बड़ा सम्मेलन, जिसमें आदरणीय सुनील शर्मा जी जो हमारे एलओपी वो प्रेजेंट थे, हमारे तरुण चुग जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी वो प्रेजेंट थे, हमारे एमएलए शक्तिराज परिहार साहब और पार्टी के सभी कदावर लीडर जो है वहाँ पे प्रेजेंट थे। एक अच्छा जो है सम्मेलन हमने वो भी करवा के दिखाया, पार्टी की एक सपोर्ट के साथ, वर्कर की सपोर्ट के साथ एक अच्छा सम्मेलन भी किया। इसके आगे बात करें तो पार्टी ने बड़े सारे दायित्व दिए। फिर उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बोलता हूँ कि इतने दायित्व मिले, कई लोग देखो शिकायतें करते हैं, मुझे लगता है शिकायतें करने से अच्छा है प्रैक्टिकल वे में काम करो, फील्ड में काम करो, 24/7 जो है एक तन मन धन से काम करो, पैशन से काम करो, हार्ड वर्किंग करो, हानेस्टी के साथ चलो, तो दायित्व तो अपने आप आएंगे मेरे हिसाब से। मुझे उसके बाद एज ए कन्वीनर, एज ए संयोजक जो है डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से दायित्व मिला। और उस संयोजक के नाते बड़े बड़े कार्यक्रम हमने जो है मोर्चों के सम्मेलन करवाए, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा। कन्वीनर के नाते संयोजक हैं, संयोजक का काम होता है ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करते गए, कार्यक्रम चलते गए, एक उस तरह से चलता गया। और उसी के साथ साथ जो है आने वाले टाइम में जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन आए, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं एज ए संयोजक जो है मैं अपनी डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा था। और उसमें आपको मैं बता दूं तो डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने, हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने पूरे डोडा उधमपुर कठुआ से जीता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक फीडबैक लिया जाता है, तो फीडबैक के हिसाब से हम डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमने लीड की। उसके बाद मुझे कंटिन्यू संयोजक का जो है दायित्व चलता रहा। तो उसके बाद असेंबली इलेक्शन आए, असेंबली इलेक्शन में भी हम एज अ संयोजक काम करते रहे। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कभी कि मैंने किया, मैं संयोजक था ना, पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, जो भी ग्राउंड में कार्य करता है वो काम करता है, लेकिन एक संयोजक के नाते तो दायित्व मेरा ही था। तो असेंबली इलेक्शन में भी एज अ संयोजक जो हमने काम किया। और आपको मैं बता दूं, और इसको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि दोनों इलेक्शन एज अ संयोजक जो हमने अपने लाइफ में देखे, वो है पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसके बाद है असेंबली का इलेक्शन। दोनों इलेक्शन हमने जीते। पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हमने असेंबली से जीता डोडा वेस्ट से, और असेंबली का इलेक्शन भी हमने यहाँ से जीता। उसके बाद पार्टी ने जो है दायित्व जो है वो और ज़्यादा दिए। एज अ BLA 1 जो है, BLA 1 होता है बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं हमारे, BLA 2 उनको बोलते हैं हम बूथ लेवल एजेंट, और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक होता है पार्टी की तरफ से होता है BLA 1। तो मुझे अब पार्लियामेंट से लेके अभी तक BLA 1 का दायित्व भी है, वो भी हम काम कर रहे हैं। बूथ लेवल पे कैसे एजेंट जो है काम करें, वो भी सारा चल रहा है। तो उस तरह से राजनीतिक कैरियर जो आगे चलता रहा। बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं अशोक जी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की है। इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे अगर हम लें थोड़ा सा, तो मतलब राजनीति में कदम आपने अब रख लिए हैं, तो उसके लाइटर नोट पे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे पब्लिक को फेस करना होता है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, भाषण भी देने पड़ते हैं, सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो पब्लिक को फर्स्ट टाइम जब आपने फेस किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? या कभी भाषण देते देते समय ऐसा भी होता है कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आगे क्या बोलें क्या ना बोलें, परंतु हमने कर दिया जो करना था उसके हिसाब से। तो वो उस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहें कि नहीं ये ऐसे थे? जी जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि भाषण देते वक्त ट्रेम्बलिंग होना, एक डर सा फील होना, ये तो हर एक व्यक्ति में होता है। देखो कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया और वो सारा कुछ सीख के आया है। फिर साथ में एक और बात होती है कि मैंने बताया कि एक राजनीतिक बैकग्राउंड हो ना, तो वो इंसान जो है वो सीखता है, घर से सीखता है। हमें तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अपने आप में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। आप अगर सीधा डायरेक्ट कभी भी किसी एक बड़ी मंच पे बैठे हो, बड़े उसमें कार्यक्रम में बैठे हो, और अचानक से आपका नाम आ जाता तो इंसान तो बिल्कुल शिवर करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, कभी शर्माना नहीं है, कभी ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं आगे जाऊंगा तो पब्लिक पीछे मेरे लिए क्या रिएक्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पब्लिक जो है, पब्लिक उस तरह का नेचर नहीं है कि कोई जाएगा तो उसका मजाक किया जाएगा, या जो है उसको बोलेंगे नहीं जी यार तुझे आता ही कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने देखा होगा कि एक स्पाइडर जो है वो दीवार पे जब चढ़ता है तो बार बार गिरता है, लेकिन एक वक्त वो दीवार पे चढ़ जाता है। उसी तरह चिमटी जो है वो जब चलती है तो उसके रास्ते में कितने ऑब्स्टेकल आते हैं,
लेकिन वो जब चलती है, बार बार कोशिश करती है, वो अपनी मंजिल पा लेती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से उतरा है और वो सीधा डायरेक्ट भाषणबाजी करेगा, ऐसा नहीं है। उसको जो है प्रैक्टिस करनी है। मैंने पहले बताया कि मैं रातों को पूरी पूरी रात आज भी जागता हूँ, शायद 2-2 बजे तक जागता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब। हम मैक्सिमम लोग क्या हैं कि आज के देखो मोबाइल्स का दौर है, लोग जो हैं उसको अपने वे से उसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसी मोबाइल के हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, आप वहाँ से बड़ी चीज़ें सीख सकते हो। मैं अपने जितने भी बड़े नेता थे मैंने सबको फॉलो करके रखा है। बड़े नेता जितने भी हैं, चाहे युवा नेता हों, जितने भी हमारी आइडियोलॉजी के नेता हैं, उन सबको मैं सुनता हूँ कि वो स्टार्ट कैसे करते हैं, बीच में क्या बोलते हैं, लास्ट कैसे करते हैं। उनको देख देख के फिर कोशिश करनी है। बंद कमरे में कोशिश करो, अपनी जगह कोशिश करो, ये सोचो सारी जनता है, और उसके बाद जब आप स्टेज पे जाते हो तो सोचो कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बोलो जो आता है बोलो। तो ऐसे ऐसे इंसान प्रैक्टिस के साथ जो है वो सीख लेता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आप जब बोलोगे तो आपको शिवरिंग भी होगी, आपको ट्रेमलिंग भी होगी, लेकिन आस्ता आस्ता जब वो आपका वे बन जाएगा, उस तरह क्या होता है, आस्ता आस्ता इंसान सीख लेता है। और इसी के साथ साथ आपने एक और बात जो है पूछी कि पब्लिक के साथ फेस करना बड़ा टफ होता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि पब्लिक मान के चलो, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नियर अबाउट 80-90 हज़ार वोटर होते हैं, और ज़िला की बात करें तो मुझे लगता है सारा मिला के 3-4 लाख वोटर होता है। हर किसी की एक अपनी मानसिकता है, हर किसी की एक अपनी एक्सपेक्टेशन है। हर लेवल का व्यक्ति मिलेगा आपको, पॉजिटिव लेवल का भी मिलेगा, नेगेटिव लेवल का भी मिलेगा। सबको एक हैंडल करना है, सिचुएशन को टैकल करना है। तो मुझे लगता है कि इंसान को हाइपर ना हो, इंसान एकदम से रिएक्ट ना करे, हर व्यक्ति की बात सुने, क्या उसकी परेशानी, कोशिश करे ना, कोशिश करे। ऐसा तो नहीं कि दिन में आपके पास अगर 100 लोग आपको काम बता रहे हैं, 100 के 100 आप कर सकते हो, लेकिन 100 लोगों के लिए प्रयास तो करें। आप उनके प्रयास ही नहीं करोगे और उसके बाद बोलोगे होता ही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप प्रयास करोगे, होता सब कुछ है। मैंने आए दिनों में देखता हूँ कई सारे लोग बोलते हैं नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं सुनता, एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं सुनता, हमारी बात ये नहीं सुनता। बड़े प्रश्न, एक ना जो प्रश्न करते हैं, मुझे लगता है प्रश्न करने से प्रैक्टिकल काम करो। जो प्रैक्टिकल काम करेगा, जो फील्ड में जाएगा, मुझे लगता है हर कोई सुनता है। आप प्रैक्टिकल वे में काम तो करो, जाओ। अगर जाने के बाद आपको लगता है कि ये हमारा काम नहीं हुआ तो फिर वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, प्रैक्टिकल वे में काम कम है। हमें प्रैक्टिकल वे में काम करना चाहिए। जितने लोगों की समस्याएं, बड़े सारे, मैंने बोला गरीब, वंचित, कैसे शोषित, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे वोट तो देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या। लेकिन उसी के लिए एक लीडर होता है, एक एरियाज़ का लीडर होता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, कोई भी हमारी पार्टी के हिसाब से शक्ति केंद्र इंचार्ज है, कोई भी, उसको लीड करना चाहिए। अपने लोगों को लीड करो, जाओ, बात सुनाओ, अपने हाई कमांड तक बात सुनाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में बात सुनाओ, काम होते